मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लास 8 नीम का थाना में आपका स्वागत है। अभी आपने पढ़ा था डीएनए की संरचना जैवअणु में, और डीएनए के बाद में हम पढ़ेंगे आज आरएनए की संरचना, यानी आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आरएनए का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि मैंने डीएनए का बताया था यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने आरएनए की संरचना भी डीएनए के समान ही होती है। तो आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है मुख्य रूप से। और जबकि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। आरएनए की संरचना भी डीएनए के समान ही होती है। इसमें थोड़ा अंतर है कि इसकी जो संरचना होती है वो होती है सर्पिलाकार, जबकि डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स थी। ये केवल आपके सामने सर्पिलाकार है। इस प्रकार से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो एस और पी, एस यानी शुगर, पी यानी फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। एस यानी शुगर और पी यानी फॉस्फेट। ऐसे ही डीएनए में था। तो आपके सामने देखो, पहला बिंदु जो आपके सामने है कि आरएनए सर्पिलाकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। दूसरा है आरएनए एक कुंडलित मोनो हेलिक्स, जबकि डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए एक कुंडलित होता है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, जो आरएनए है वो मुख्य रूप से कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। इसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है जिसको बोलते हैं पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या 1 होती है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। तो आरएनए में शुगर कौन सी पाई जाती है? आरएनए में केवल राइबोस शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। छठा आता है फॉस्फेट। डीएनए के समान ही इसमें भी फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो जो आरएनए है, आरएनए की जो संरचना है आपके सामने, ये तो मान लीजिए आणविक संरचना है। कौन सी संरचना है? आणविक संरचना, मोलेकुलर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में हम डीएनए के समान ही इसमें पढ़ेंगे आरएनए की रासायनिक संरचना, आरएनए की रासायनिक संरचना। तो देखो इसमें आणविक संरचना में क्या है कि आरएनए सर्पिलाकार होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, आरएनए में केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, और इसमें पांचवा है कि आरएनए में शुगर राइबोस शुगर होती है और फॉस्फेट फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। इसके बाद आती है आरएनए की रासायनिक संरचना। कौन सी आती है? आरएनए की रासायनिक संरचना। तो देखो डीएनए के समान ही आरएनए की रासायनिक संरचना होती है। वैसे इसमें जो अंतर होता है आपके सामने नाइट्रोजन क्षारक का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन क्षारक का अंतर होता है इसमें। तो देखो इधर आरएनए की रासायनिक संरचना, आरएनए की रासायनिक
संरचना। तो देखो आरएनए की रासायनिक संरचना में वही 3 अणु होते हैं, 3 प्रकार से बनी होती है। पहला जो आपके सामने है वो है नाइट्रोजन बेस, दूसरा आपके सामने आता है राइबोसाइड का निर्माण, राइबोसाइड का निर्माण, यहां पर इसको फॉस्फेट समूह भी बोलते हैं, फॉस्फेट समूह। और तीसरा है आपके सामने राइबोटाइड का निर्माण, राइबोटाइड का निर्माण। ठीक है, तो देखो आपके सामने इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि भाई नाइट्रोजन क्षार कौन से पाए जाते हैं। उनमें देखिए आपके सामने कि डीएनए के समान ही आरएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 2 ग्रुप होते हैं, एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक ग्रुप को बोलते हैं पिरीमिडिन। क्या बोलते हैं? पिरीमिडिन बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजन क्षार को शामिल किया जाता है। पिरीमिडिन में आपके सामने साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन क्षार को शामिल किया जाता है। लेकिन आरएनए में थायमिन नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, यानी थायमिन का अभाव होता है, ओनली यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, इसलिए C+U। ये तो है डीएनए में और ये है आरएनए में। ठीक है, तो एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं है, तो क्या आएगा? यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक आएगा। ये मूलभूत अंतर है कि आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है, थायमिन नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपके सामने है साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है? गुआनोसिन के साथ जुड़ता है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसके बाद है फॉस्फेट समूह, फास्फरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, फास्फरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है। कौन सी होती है? राइबोस शुगर। अब इसमें देखो दूसरा चरण आता है राइबोसाइड का निर्माण। वहां पर डीएनए में था न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, तो यहाँ पर राइबोसाइड का निर्माण भी 2 अणुओं से के द्वारा होगा, एक नाइट्रोजन क्षार और दूसरा होगा इसमें शर्करा या शुगर। दूसरा कौन सा होगा इसमें? शुगर। तो देखो पहला तो है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, और दूसरा जो आपके सामने है वह है शुगर। दूसरा कौन सा है? शुगर है। तो देखो इसका एक अणु चाहिए और नाइट्रोजन क्षार का भी एक अणु चाहिए। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? राइबोसाइड बनेगा। राइबोसाइड का एक अणु बनेगा। क्या बनेगा? राइबोसाइड बनेगा इसमें। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन क्षार में जैसे आपने पढ़ा है कि एडेनिन, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक है? एडेनिन है। एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? तो आरएनए में कौन सी शुगर है? आरएनए में जो शुगर है राइबोस शुगर है। कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। अब देखो आपके सामने इसका अक्षर पहला ये है और इसमें राइबोस है, तो यहां पर आपके सामने हो जाएगा आर, ये एडेनिन। ठीक है, तो ये आपके सामने राइबोसाइड बन गया। इसी प्रकार से दूसरा लीजिए। दूसरा आपके सामने यहां पर है साइटोसिन। कौन सा है? साइटोसिन। तो साइटोसिन का सी हो गया और ये कॉमन रहेगा आर, तो यहां पर हो गया आर सी। तो यहां पर हो जाएगा राइबोसाइटोडिन। राइबोसाइटो क्या हो जाएगा? राइबोसाइटोडिन। तीसरा है यूरेसिल, क्योंकि थायमिन नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता इसमें,
थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है आरएनए में। तो यहाँ पर हो गया यू, तो यहाँ पर हो जाएगा राइबोस शुगर आर और यूरेडिन। यूरेसिल का क्या हो जाएगा, यूरेडिन हो जाएगा। इसके बाद में है अंतिम जो आपके सामने है वो है ग्वानिन। ग्वानिन का हो गया जी, फिर यहाँ पर राइबोस शुगर कॉमन है तो यहाँ पर हो गया आर जी। तो देखो एडिनिन का यहाँ पर हो गया राइबोस और एडिनोसिन, फिर है साइटोडिन, राइबोस साइटोडिन, फिर इसके बाद है राइबोस यूरिडिन और उसके बाद है राइबोस गानोसिन। इस प्रकार से राइबोसाइड आरएनए में 4 होते हैं। देखिए कितने, 1 2 3 और 4 राइबोसाइड आरएनए में पाए जाते हैं। तीसरा जो चरण आता है इसका वो आता है राइबोटाइड का निर्माण। तो देखो डीएनए की इकाई का नाम क्या था, वहां पर डीएनए की इकाई का नाम था न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आरएनए की इकाई का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोटाइड। क्या हो जाएगा, राइबोटाइड। तो देखो ये है तीसरा चरण राइबोटाइड का निर्माण। ठीक है, राइबोटाइड के निर्माण में हम क्या करेंगे, एक तो राइबोसाइड का अणु ले लेते हैं, राइबोसाइड का एक अणु ले लेते हैं, एक अणु, और फिर उसके बाद में इसमें हम राइबोसाइड के साथ में अंत में क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट का एक अणु जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट का एक अणु। तो एक अणु फॉस्फेट का जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइबोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइबोटाइड। ठीक है, जैसे राइबोसाइड पर आपने क्या था, एक नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, और शुगर का अणु प्लस फॉस्फेट, यही था। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार को ले लिया, जैसे मान लिया आपने एडिनिन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एडिनिन आ गया तो शुगर इसमें कॉमन है राइबोस शुगर, तो राइबोस का केवल आर याद रखो, और यहाँ पर मोनोफॉस्फेट बराबर केवल एक है तो यहाँ पर हो जाएगा मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी संरचना बन गई है आर ए एम पी, राइबोस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से दूसरा है जैसे साइटोसिन, तो यहाँ पर सी हो गया, और ये कॉमन है और एमपी कॉमन रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर, राइबोस शुगर का लेते हैं आर, ठीक है, फिर इसका लेते हैं सी, फिर एमपी कॉमन है सब में, तो इसका नाम हो गया राइबोस साइटोडिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही थायमिन के स्थान पर यहाँ पर आ गया आपके सामने यूरेसिल। कौन सा आ गया इसमें, यूरेसिल आ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन क्षारक, तो यूरेसिल हो गया, यूरेसिल, और यहाँ पर राइबोस आता है शुगर, जो शुगर वो कॉमन है एमपी हो गया, और फिर इसका नाम हो जाता है आर यू एम पी। आर का मतलब राइबोस, यू का मतलब यूरिडिन, और एमपी का मतलब मोनोफॉस्फेट। अब कौन सा बच गया, अंतिम बच गया चौथा, जो इसमें आपके सामने है ग्वानिन। ग्वानिन का हो गया जी प्लस राइबोस शुगर प्लस मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, तो यहां पर आ गया इसका आर जी एन पी, तो हो गया राइबोस गानोडिन, सॉरी गानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो देखो इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरएनए में राइबोसाइड और राइबोटाइड की संख्या 4 होती है। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संख्या भी 4 होती है। ठीक है, यानी दोनों में तो नाइट्रोजन क्षार का मूलभूत अंतर है
स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। अब इसमें आता है आरएनए के कार्य, आरएनए के कार्य, ठीक है। आरएनए का पहला कार्य, वहां पर भी आनुवंशिकीय वाहक है तो यहाँ पर भी हो जाएगा आनुवंशिकी के वाहक, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, आनुवंशिकी के वाहक, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है दोनों, और न्यूक्लिक एसिड दोनों होने के कारण डीएनए आरएनए दोनों आते हैं इसमें। दूसरा जो आपके सामने है कि आरएनए अनुवादन, ट्रांसलेशन क्रिया में सहायक होता है, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तीसरा है आपके सामने कि आरएनए बहुरूपता का गुण दर्शाता है, क्योंकि आरएनए 3 प्रकार का होता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे, अभी संरचना पढ़ रहे हैं। इसके बाद में देखो आपके सामने डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, आगे टॉपिक आता है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो देखो परीक्षा में कई बार 4 अंतर पूछते हैं कि डीएनए और आरएनए में 4 अंतर बताओ, तो आपके सामने देखो कितने अंतर सामने हैं, वो सारे आते हैं इस प्रकार से। तो देखो डीएनए तो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, जबकि आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो देखो इधर डीएनए और आरएनए में अंतर क्या पढ़ रहे हैं हम, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। सीरियल नंबर डीएनए और आरएनए। तो देखो इसमें पहला अंतर है कि डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। आरएनए जो आरएनए है वो मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरा अंतर है डीएनए डी यानी डबल द्विकुंडलित होता है, डीएनए द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए एक कुंडलित होता है। क्या होता है, एक कुंडलित, ठीक है। फिर आपके सामने तीसरा है डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जबकि आरएनए की इकाई को राइबोटाइड कहते हैं, राइबोटाइड कहते हैं। चौथा है डीएनए द्विगुणन क्रिया करता है, जबकि आरएनए अनुवादन क्रिया करता है, अनुवादन क्रिया करता है। पांचवा आता है कि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, थायमीन, यानी एडेनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, आपके सामने ग्वानिन भी पाया जाता है, और साथ में थायमीन नाइट्रोजन क्षारक भी पाया जाता है। लेकिन थायमीन नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में एब्सेंट होता है, यानी आरएनए में थायमीन नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है। छठा है डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। तो देखो इधर डीएनए और आरएनए में मूलभूत 4 अंतर लिखिए। तो देखो पहला है डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, डीएनए द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए एक कुंडलित या मोनो हेलिक्स होता है। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, आरएनए की इकाई को राइबोटाइड कहते हैं। और चौथा है डीएनए द्विगुणन क्रिया करता है, जबकि आरएनए अनुवादन क्रिया करता है।
यूरिया से नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। सातवां है कि डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबो शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबो शुगर पाई जाती है। ठीक है। फिर है आठवां कि आरएनए के प्रकार कौन कौन से हैं? डीएनए के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सी डीएनए, एम डीएनए, ये जेड डीएनए, बी डीएनए, ये प्रकार होते हैं डीएनए के। जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। तो बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और जो एक आपके सामने है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इस प्रकार से आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने देखो आपको पढ़ाया कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। जो इस प्रकार से आपके सामने अंतर दिए हुए हैं, इन अंतरों को आप अपने नोटबुक में उतार लेना और इनको घर से याद कर लेना। ठीक है। अब जो आपके सामने है इसमें आरएनए के प्रकार हैं। ये थोड़ा सा फिर दूर है, मैं पढ़ा देता हूँ आरएनए के प्रकार 1-2 मिनट का। तो देखो इधर आपके सामने आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला है टीआरएनए। पहला कौन सा है? टीआरएनए। पहला है टीआरएनए। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पर जो आपके सामने ट्रांसफर है तो इसको बोलेंगे स्थानांतरण आरएनए। ठीक है। दूसरा जो आरएनए है आपके सामने वो दे रखा है मैसेंजर आरएनए। कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए। इसके बाद में तीसरा जो आपके सामने दे रखा है वो है स्मॉल आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। तो देखो इधर यानी आपके सामने इनमें से कौन सा आरएनए है जो क्लोवर की पत्ती संरचना मॉडल को दर्शाता है। तो देखो क्लियर है कि टीआरएनए की जो संरचना होती है वो क्लोवर की पत्ती रूप या क्लोवर की मॉडल रूप के समान होता है। यानी क्लोवर की जो पत्ती या एक मॉडल है उसके समान संरचना टीआरएनए दर्शाता है। ठीक है। टीआरएनए जो क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरित करता है, इसलिए यहाँ पे इनको क्या बोला गया है? स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए को हम एस आरएनए भी कहते हैं, विलेय आरएनए, विलेयशील आरएनए भी कहते हैं इसको। इसके बाद में है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन निर्माण के लिए जो आनुवंशिक सूचनाएं होते हैं उनको टेम्पलेट तक पहुंचाता है, टेम्पलेट कोडोन तक पहुंचाता है एमआरएनए। और एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है। और सबका लगभग निर्माण कहाँ होता है? आपके सामने देखो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? इसका राइबोसोम का निर्माण सॉरी केंद्रिका में होता है और इन सबका केंद्रक में होता है। अब आपके सामने देखो दूसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये प्राय केंद्रिका में बनता है। किसे बनता है? केंद्रिका में। तो यहाँ पर जो प्रश्न आता है कि सबसे अधिक कोशिका द्रव्य में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो राइबोसोमल आरएनए सबसे अधिक कोशिका में पाया जाता है, जिसकी मात्रा 80 से लगभग 85% होती है। ठीक है। और उसके बाद में देखो सबसे जो कम आपके सामने पाया जाता है वो ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है, जो मान लो 5 से 10% होती है। और मैसेंजर आरएनए लगभग 10 से 15% पाया जाता है। ठीक है। तो ये आप इसमें से मोस्ट यही है कि टीआरएनए की संरचना
संरचना किस मॉडल के समान होती है? तो क्लोरो के ली मॉडल के समान होती है। क्लोरो का जो ली मॉडल है वो किसने दिया था? तो उसका नाम है रॉबर्ट होले, यानी रॉबर्ट होले वैज्ञानिक ने क्लोर पत्ती मॉडल प्रस्तुत किया। इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी नोट्स है वो सारे उतार लेना और पढ़ लेना। धन्यवाद।